25 लाख 25.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले आई थिंक 8-10 सालों में कोविड के टाइम पे भी डबल डिजिट से ग्रो कर रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये कैसे है? इसका मार्केट कहाँ पे? इंडिया में कितना मार्केट है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के पीछे का क्या कारण है? मतलब ये क्यों 5 ईयर के अंदर वो एटलीस्ट 500 करोड़ की ब्रांड बना सकते? हाउ? कैसे? ऐसा तो क्या होता है? तो आप इस प्रोडक्ट को इंडिया में बना के बेचते कहाँ? इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना लगा ये बताइए। तो पहले तो मैं डॉक्यूमेंट में उलझ गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आया। बैंगलोर के स्टार्टअप कल्चर के बारे में क्या है? तो इसको एक्सपोर्ट सीखना है तो वो क्या करते हैं? स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट एपिसोड के ऊपर। आज मैं आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं जिसको बहुत सारे लोग भारत में तो नहीं जानते लेकिन ग्लोबली बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री 25.5 लाख करोड़ की है। जी हाँ, 25.5 लाख करोड़ मैंने बोले हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों का बिजनेस बना दिया है इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली। आज हमने हमारे पॉडकास्ट के ऊपर इनवाइट किया मिस्टर मनाल मनियार को, जो कि ओन करते टेल ब्लेज कंपनी। ये एक पेट फूड कंपनी है जो कि पेट्स के लिए अलग अलग फूड्स और उनकी एसेसरीज डेवलप करती है। वेलकम है मनाल जी आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल के ऊपर। सो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जब हम बैठे थे और आप बता रहे थे कि 25 लाख 25.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ये कैसे है? इसका मार्केट कहाँ पे? इंडिया में कितना मार्केट है? और ये जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री को, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे एंटरप्रेन्योर सुने हैं, मैंने बहुत ऐसे कम से स्टार्टअप सुने हैं जो पेट इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं। तो पहले तो आप मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए। तो संगीत, जैसे आपने कहा 25-25.5 लाख करोड़, राइट? तो आप अगर देखेंगे पेट इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री नहीं है ग्लोबली। 100 साल से डॉग्स, कैट्स और अलग अलग पेट्स रह रहे हैं हमारे हाउस होल्ड में, और पिछले कई सालों में आपने इंडिया में भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आप प्लेयर्स देखेंगे इसके अंदर, तो पेट्स का सुनते ही लोगों के दिमाग में ब्रांड्स आते हैं, पेडिग्री, यू नो, रॉयल कैनी, ये 100 साल पुरानी ब्रांड्स है। ओके, जो यूएस से आई। ये कहाँ की ब्रांड है पेडिग्री? यूएस। आपको मोस्टली सब वेस्टर्न ब्रांड्स मिलेंगी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत सालों से ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। इंडिया में भी पिछले 20-25 सालों से इंडस्ट्री प्रोमिनेंट है, बट आप पिछले 4-5 सालों में देखोगे आफ्टर कोविड इंडिया में itself ये इंडस्ट्री लगभग 10,000 करोड़ की है। 10,000 करोड़ की इंडिया के अंदर। और मजे की बात ये कि अगले 4-5 साल में ये इंडस्ट्री इंडिया में माना जा रहा है कि 50-60-70 हजार करोड़ की भी हो सकती है अगले 4-5 सालों में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के पीछे का क्या कारण है? मतलब ये क्यों? अब देखो, नंबर ऑफ पेट्स आपके आसपास, कितने सारे पेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन बहुत सारे रीजन है। जैसे मैं वैसे तो गुजरात से हूँ, बट पिछले 3 साल से बैंगलोर रहता हूँ। ओके। तो बैंगलोर में जैसे कुछ ट्रेंड्स है, जैसे आजकल के जो लोग हैं शादी नहीं कर रहे, लेट कर रहे हैं, ठीक है? शादी करने के बाद भी बच्चा लेट कर रहे हैं। तो एक ये ट्रेंड है कि लोग पेट्स ला रहे हैं अपने घर पे। किड्स नहीं है, अब घर पे कुछ तो चाहिए, यू नो, कोई बॉन्डिंग चाहिए, कुछ चाहिए। तो एक ये ट्रेंड है। दूसरा, आजकल आप देखोगे कि लोगों का मेंटल हेल्थ पहले जैसा नहीं, लोग इंडिविजुअल कल्चर में थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। सोशल मीडिया ये सब जैसे सब हो रहा है, तो लोगों को फिर से पेट्स चाहिए कि यार मेरा कोई साथी हो जिसके साथ मैं यू नो बात कर सकूं, इंटरैक्ट कर सकूं। ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिसके कारण। और पेट्स का एक और चीज है, आपके अगर मोहल्ले में एक पेट आया, डॉग आया, तो आपके घर में ना कोई बच्चा होगा, कोई होगा, पापा मुझे भी चाहिए। तो एक वायरलिटी सिंड्रोम है पेट का, जो कोई बात नहीं करता। अगर आप अपने आसपास पेट्स देखोगे ना, तो वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप भी पेट्स लेकर आओ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिसके कारण पेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का भी इफेक्ट है कि हमारे पेट्स आ रहे हैं। जैसे यूएस में मैंने आपको बताया, तो यूएस की पॉपुलेशन क्या है? 25 मिलियन, ठीक है? उसके सामने 17-18 मिलियन डॉग्स है वहां पे। ओके, तो ऑलमोस्ट 70-80% घर में एक डॉग या कैट या फिश है कुछ भी मिल जाएगा। तो वो भी इफेक्ट है। तो इसके कारण ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जैसे आपने अभी मेरे को बताया कि इंडिया के अंदर राइट नाउ ये 8 से 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री, ग्लोबली जो है 25.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और आने वाले 5 साल के अंदर ये 50 से 60 हजार करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो इंडिया के अंदर अभी कोई इस चीज को आइडेंटिफाई करके एक बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बना पाया, जबकि पेडिग्री और जो आपने और दूसरी ब्रांड का नाम बताया,
ये भी 100 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसा अभी तक इतना बड़ा मार्केट किसी ने सोचा क्यों नहीं और कैप्चर क्यों नहीं कर पाया? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, सोचा नहीं। जैसा आपने बताया पेडिग्री, ये सब 100 साल से, अब 100 साल से जब इतनी बड़ी ब्रांड्स है, जो 5 पेडिग्री का ग्रुप है उसको मार्स ग्रुप कहते हैं, तो मार्स ग्रुप के पास 50 से ज्यादा ब्रांड्स है, पेडिग्री, रॉयल कैनिन, विस्कास, और कुछ ब्रांड्स इसमें से $5 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू करती है एवरी ईयर। तो इनका इतना बड़ा ग्लोबल स्ट्रॉन्ग मार्केट फुटप्रिंट है, तो कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो ये आप जैसे बोलते हैं ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ये सब। तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं बैंगलोर में हूँ, पिछले महीने मैं मुंबई था, एक एग्जीबिशन था जहाँ पे पेट एग्जीबिशन था कि पेट ब्रांड्स आके अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट करती है। वहाँ पे 250-300 ब्रांड्स थे इंडिया की जो एग्जिबिट कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स। 250-300 ब्रांड्स ऑलरेडी पेट की एक एग्जीबिशन के अंदर एग्जिबिट अपने आप को कर रही है। बिल्कुल। तो ये कितने टाइम से बढ़ा है ये मार्केट? तो कोविड के बाद ऐसा हुआ कि 2019 में ना, जैसे हम लोग लॉकडाउन में थे, सब थे, तो उस टाइम पे पेट की डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई कि लोग घर पे हैं, काम नहीं है, अकेले अकेले क्या करें, बोर हो रहे। तो सडनली अहमदाबाद में मेरा जो खुद का पहला पेट है आइंस्टाइन, वो कोविड में आया। ओके, सो आपने पूरा टैटू इसका करवा रखा है? बिल्कुल, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, आइंस्टाइन। तो 14 मार्च 2020 को आया। तो 14 मार्च सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे था। हाँ। तो मैंने बोला कि इससे अच्छा नाम कुछ हो ही नहीं सकता। एंड पहले दिन से इतना स्मार्ट, पहले दिन आया घर पे और बोलता है मैं नीचे नहीं सोऊंगा, आपके छाती पे सोऊंगा। तो मैं उसको ऐसे करके सोया। अब 6-7 महीने जब मैं उसको ऐसे करके सो रहा हूँ, तो आप नेचुरली समझिए हमारी बॉन्डिंग क्या हो गई। तो ये कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स बने, ठीक है, बहुत सारे लोग लेकर आए हैं और ये बच्चे बन गए घर पे आके। और इसका अभी जैसे मैं घर पे जाता हूँ, चाहे मैं 10 मिनट पहले इससे मिला हूँ, वो मेरे को उसी अफेक्शन से वेलकम करेगा, मेरे को पकड़ेगा, मेरे को चाटेगा कि अरे तुम मेरे से 5 मिनट भी दूर मत हो। तो ये जो ट्रेंड हुआ, ये कोविड पे पिकअप हुआ और उसके बाद कभी रुका नहीं। तो पेट इंडस्ट्री अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले आई थिंक 8-10 सालों में कोविड के टाइम पे भी डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, 15-20% से ईयर ऑन ईयर इंडिया में ग्रो कर रही है। और ग्लोबली तो जैसा बताया 25 लाख करोड़, और आने वाले दिनों में आई थिंक 4 साल में इसका प्रोजेक्शन है कि ये दिस विल बिकम अ 40-45 लाख करोड़ का इंडस्ट्री ग्लोबली। ग्रेट। तो मतलब कि इस चीज के अंदर अगर मैं गलत नहीं है तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, अगर कोई भी अगर एक बिजनेस बनाता है तो इन अ स्पैन ऑफ लाइक 5 ईयर के अंदर वो एटलीस्ट 500 करोड़ की ब्रांड बना सकता है अगर वो कुछ फंडामेंटल्स पे टिक करता है। अब ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि आपने, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा मैंने बताया आइंस्टाइन मेरे लिए बच्चा है, राइट? तो जब बच्चों की बात आती है तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते हो। आपको ये आप समझिए, मैं अगर अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रहा हूँ, मैं सब कुछ देखूंगा उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये ब्रांड कहाँ से लेकर आता है, इसके रिव्यूज कैसे है, ये इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि मैं ये खिलाऊं और कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है वो ना खिलाऊं, क्यों? तो ये क्यों जो है, ये आंसर करना बहुत मुश्किल वाला काम है। और यही स्टैंडर्ड्स और यही क्वालिटी, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि आप 500 करोड़ की ब्रांड बना पाते हैं या नहीं बना पाते। हमने भी जब टेलीविजन शुरू किया 2 साल पहले, तो मैंने 1.5-2 साल पहले रिसर्च किया कि मुझे करना क्या है। मैंने ऐसा नहीं कि आज अरे आइंस्टाइन आ गया है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, चलो कल मैं ब्रांड खड़ा कर देता हूँ। मैंने 1.5-2 साल बकायदा रिसर्च किए। जब मैं जॉब कर रहा था, सैटरडे संडे मार्केट में घूमता था, समझता था, दूसरे पेट पेरेंट्स से बात करता था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी मार्केट में कि जो प्रोडक्ट अभी के सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक अगर आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करो और राइट मोटिव, राइट इंटेंशन से आगे अप्रोच करो, तो पैसा तो सेकेंडरी है, आप इतना इम्पैक्ट लाओगे कि वो पैसा अपने आप आएगा। ओके, ग्रेट। सो अभी आपने जैसे बताया कि पेट इंडस्ट्री को लेके मान लो कि अगर कुछ चीज आइडेंटिफाई करनी हो किसी को कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चल रही, तो एग्जिस्टिंग जो कंपनी चला रही है या ब्रांड चला रही है, आपको क्या लगता है कि उससे जो है आप क्या इफेक्ट ला रहे हो या क्या चीज हो रही है? तो आपने मेरी टी शर्ट पे दिखा होगा डिफीट कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ, ठीक है। तो जब आइंस्टाइन 1 साल का था तो काफी मोटा हो गया, मतलब उसका वेट होना चाहिए 30 kg, बट हो गया था 42 kg। पीछे के दोनों लेग्स काम करना बंद, चल नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने बोला कि इसको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। तो
मेरे को लगा कि यार ये 1 साल का है, इनकी लाइफ 12-15 साल होती है और मैं तो चाहता हूँ कि ये 100 साल जिए, जब तक मैं हूँ तब तक है। तो मैंने बोला कि 1 साल में अगर मेरे बच्चे की ये हालत है तो क्या रीजन है। तब मुझे पता चला कि जो ट्रेडिशनल पेट फूड जो पिछले 80-100 सालों से बिक रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम लोग चिंपांजी, एप इससे इवॉल्व हुए हैं। जो डॉग्स है, जो कैट्स है, कैट्स हुए कैट फैमिली, डॉग्स हुए वुल्फ से इवॉल्व हुए। तो ट्रेडिशनली एंसेस्ट्रली इनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता था, 10-12%। आज की डेट में जो भी पेट फूड मिल रहा है उसमें 45-55% कार्बोहाइड्रेट्स, पेट फूड, पेट ट्रीट्स। आप जितना इनको खिलाएंगे बाहर का पेट फूड, बाहर का पेट ट्रीट्स, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। आप उनको धीरे धीरे उनकी लाइफ कम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, बेल्जियन रिसर्चर्स है, डॉक्टर ब्रूनो लिबर्ट्स, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप अपने डॉग को ड्राई फूड जो मार्केट में मिलता है वही खिलाते हो तो उनकी लाइफ 3 साल से कम हो जाती है। ओके, तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तब मुझे पता चला कि यार ये तो प्रोडक्ट्स वो बिक रहे हैं जो शायद 40-50 या 10 साल पहले भी सेंस बनाते थे, क्योंकि तब ये बच्चे नहीं थे। तब लोग इनको गार्ड डॉग्स की तरह खिलाते थे कि चलो एक डॉग है, मेरे को चाहिए मेरी फैक्ट्री के रखवाली के लिए, मेरे घर के। बट अब मेरा बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी कहे कि उसका लाइफ का एक दिन भी कम हो। मेरा एक दिन का लाइफ भी उसके बिना नहीं चल सकता है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और हमने टेलीब्लेज लॉन्च किया 1.5 साल की रिसर्च के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक डॉग फूड था। नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो सिंथेटिक्स, नो आर्टिफिशियल, नथिंग एनीथिंग, कंप्लीटली नेचुरल फूड जिसमें 60% प्रोटीन और लेस देन 10% कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितना ज्यादा प्रोटीन होता है उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आज के डेट में पेडिग्री वगैरह देखोगे 15 से 18% प्रोटीन, जो कि कुछ भी नहीं है। तो ये इंट्रोड्यूस किया और इसकी शेल्फ लाइफ भी 18 महीने विदाउट एनी केमिकल और प्रिजर्वेटिव। तो वो पायनियर जब हमने प्रोडक्ट बनाया तब जाके हम मार्केट में उतरे कि यार हमने ऐसा कुछ बनाया है कि जिससे जो मेरे जैसे पेट पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ में डिफरेंस आएगा। सो ये चीज का मैं क्रेडिट आई थिंक आइंस्टाइन को लेना चाहूंगा कि आज आप कमिट कर रहे हो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा फूड प्रोडक्ट आपने बनाया पेट के लिए जिसके अंदर एकदम 100% ऑर्गेनिक है। एंड बिकॉज वो आपका आइंस्टाइन के साथ इमोशन था, उसकी वजह से वो चीज डेवलप हो सकी। सो मेरे को लगता है कि आपने जैसे बताया कि ये इमोशनली कनेक्टेड इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर तो फिर भी बहुत कम परसेंटेज है। अगर आप 25.5 लाख का, अगर 8,000-10,000 करोड़ अगर आप हम ट्राई करते हैं तो ओनली 0.5% की इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है। तो सारी के सारी इंटरनेशनल तो ग्लोबल है। तो आप इस प्रोडक्ट को इंडिया में बना के बेचते कहाँ था? तो जैसा मैंने बताया राइट, हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक 100% नो केमिकल, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट है राइट। तो इसका हमने आउटलुक ही ये सोचा था कि हम ये नहीं सोच रहे कि हम इंडिया में बेचेंगे या कहाँ में। हमने ये सोचा था कि जो भी पेट पेरेंट्स है इंडिया के कोई भी कोने में है उसके लिए प्रोडक्ट है जो अपने पेट को अच्छा और हेल्दी लाइफ देता है। सबसे ज्यादा पेट पेरेंट्स कहाँ पे? यूएस। कितना परसेंट मार्केट है? यूएस इज लगभग 45 से 50% मार्केट, जो 25 लाख करोड़ है वो यूएस का है। तो ऑलमोस्ट मतलब 12-13 लाख करोड़ यूएस का। बिल्कुल, तो आप अगर ये टी-शर्ट में देखोगे 7%, तो 7% मेरा गोल अचीव है क्योंकि मैं 7 कंट्रीज में ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जिस दिन ये कांटा इधर तक आ जाएगा तो मेरे को लगेगा कि भाई हमने कार्बोहाइड्रेट्स को हरा दिया है और अब हम इतने सारे जो बच्चे हैं जो जल्दी मर रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हम उनको बचाएंगे। तो 7 कंट्रीज में, हम इंक्लूडिंग इंडिया। तो 7 कंट्रीज में कौन कौन सी और है? तो इंडिया है, यूके है, कनाडा है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अभी हमने रिसेंटली यूएस शुरू किया बिकॉज यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। तो आपका आगे का 5 साल का प्रोजेक्शन क्या है कि आप कितनी कंट्रीज तक पहुंच जाओगे? करंट आप कितना कर रहे हैं? तो प्रोजेक्शन तो यही है, हमारा प्रोजेक्शन कंट्री नहीं है, हमारा प्रोजेक्शन है डॉग्स, कैट्स और जितने भी सारे पेट्स हैं हम कितने इनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो प्रोजेक्शन ये है कि भाई मैं दुनिया के अगले 5 साल में दुनिया में जहां भी पेट्स है हम उन कंट्रीज में जाए। आज की डेट में लगभग 195-196 कंट्रीज में ऑफिशियली पेट्स है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल तक एटलीस्ट हम ये 100% तक ये है 100 कंट्रीज में एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स को प्लेस करें। ठीक है, अब रही बात हमने अभी तक क्या किया, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली इन हाउस बनता है हमारी फैक्ट्रीज में। हमारी बैंगलोर में एक यूनिट है, हमारी सूरत में एक यूनिट है। तो हमने पहले 1.5-2 साल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे ध्यान दिया। तो लास्ट ईयर मैंने पूरे साल सिर्फ 10 लाख का रेवेन्यू किया। अच्छा,
कुछ नहीं, हमने बोला मेरे को रेवेन्यू से मतलब नहीं है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता प्रोडक्ट बनाने का तब तक हम नहीं करेंगे। और अभी इस साल को कितने हुए फाइनेंशियल, अप्रैल में चालू हुआ, 6 महीने हुए, हम लोग ये साल 6 करोड़ से ज्यादा धंधा करने को 10 लाख से 6 करोड़ कितने परसेंट? ऑलमोस्ट 5,000% ग्रोथ हो गया विद इन अ ईयर। बिल्कुल। और क्या लग रहा है कि आने वाले 1 साल में कितना हो जाएगा? तो ये विद इन अ ईयर तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक राहुल द्रविड़, मैं क्रिकेट बहुत फॉलो, राहुल द्रविड़ ने बोला था एक चाइनीज बैम्बू एक प्लांट होता है। चाइनीज बैम्बू एक प्लांट ऐसा होता है कि वो एक दिन में 1 फीट ग्रो करता है, 60 दिन में वो 60 फीट ग्रो कर देता है। बट उसका जो बीज बोया जाता है वो 5 साल पहले बोया जाता है, तो वो 0 to 5 years में वो जमीन से भी नहीं निकलता। बट अगले 60 डेज में वो 60 फीट का हो जाता है। तो हमारा भी यही अप्रोच, हमने पहले 2-2.5 साल, 1.5 साल मेरा रिसर्च, 2 साल मेरी कंपनी, हमने रेवेन्यू पर फोकस नहीं किया, हमने अपने फंडामेंटल्स बनाए कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो ग्लोबली अपील करे। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बट आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपसे क्यों खरीदूंगा, यू नो, आप इंडिया से हो, आपका क्या ऐसा डिफरेंस है? तो हमने वो डिफरेंस क्रिएट किया। अब जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, हमें लगता है कि दिस विल बी अ 1000 crore कंपनी इन नेक्स्ट 4 years। हम 1000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। कांग्रेचुलेशन हो, हमारी बेस्ट विशेष है कि बहुत जल्दी 1000 करोड़ उससे ऊपर ही जाए। वो तो बनाना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनेगी तो हर दिन मैं जैसे बोलता हूँ लोगों को, इन्वेस्टर भी हमसे मिलते हैं काफी, तो बोल रहे आपका क्या है? मैंने बोला हमारा जितना पॉडकास्ट चल रहा है ना अभी, लाइक से हम 1 घंटा बात करते हैं, 1 घंटे में 600 डॉग्स है जो मर जाएंगे अर्ली डेथ। तो जितना मेरा टाइम जा रहा है उतने सारे डॉग्स जल्दी मर रहे हैं। तो मेरा एम है कि अगर हर दिन 38,000 डॉग्स जल्दी मर रहे हैं तो मैं दिन वेस्ट नहीं कर सकता। तो 1000 करोड़ की कंपनी जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब आप जो है सिर्फ फाइनेंस को नहीं, फाइनेंस आपके लिए एक बहुत बाय प्रोडक्ट हो चुका है, क्योंकि आपका इमोशन इतना ज्यादा कनेक्ट होगा पेट से, पूरी दुनिया के पेट से, और उनको आप बचाने के लिए कर रहे हो। तो ये बहुत गुड कॉज है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपसे बढ़िया प्रोडक्ट फिर कोई वो व्यक्ति दे सकता है जो खुद इतना ज्यादा पेट को चाहता हो, जो बिजनेस को चाहता हो, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो प्रोडक्ट पे, न कि फाइनेंस पे। तो यही आई थिंक एक बिजनेस करने का राइट मेथड होता है, राइट तरीका होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है तो लोग तो आने ही आने हैं। तो होप सो कि ये 1000 नहीं, ये बहुत लंबा जाने वाला है आपका ब्रांड। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपने बताया कि मोस्टली जो मार्केट है वो यूएस से आ रहा है, वहां से आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आप ये जो बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो, क्या ये इंडिया के दम पे बन जाएगा या इंटरनेशनली दम पे ही बनेगा? देखो दोनों है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडिया छोटा मार्केट है, इंडिया नया मार्केट है, बट ग्लोबली ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो आउटलुक है, जैसा मैंने कहा, हम ग्लोबल सोचते हैं, ठीक है, बट मैं ये नहीं सोचता कि यार इंडिया को कैसे जाने। इंडिया भी है यार, इंडिया में भी मेरे जैसे बहुत सारे पेट पेरेंट्स, आप बैंगलोर जाए, मुंबई जाए, गुजरात जाए, इवन अहमदाबाद, मैं कल होर्डिंग्स देख रहा था, कुछ बिल्डिंग्स 4 BHK, उसमें उन्होंने पेट का ही फोटो लगा रखा है कि 4 BHK, आप अपने पेट को भी बालकनी में आराम से रख सकते हैं। तो इंडिया में पेट पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज अगर 10,000 करोड़ का है, 5 साल में 70-80 हजार करोड़ का भी होगा, राइट? तो 60-70 हजार करोड़ का जो धंधा बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ग्लोबली जैसा मैंने कहा कि अगर 25 लाख करोड़ है, वहां पे अगर हम 1% भी इम्पैक्ट लाते हैं अगले 1 साल, तो वो एक्सपोनेंशियल आपकी ग्रोथ 25,000 करोड़ होता है 1%। एग्जैक्टली बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आपने पहले एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जब आपने एंटर किया, तो आपने कैसे एंटर किया और कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या रिसर्च किया? तो ये ना एक स्टोरी है। तो ऐसा हुआ कि हमने सितंबर 2022 में कंपनी शुरू की, और अब कंपनी का वेबसाइट वगैरह बन चुका है, तो आपको मेल आना शुरू कर देते हैं। तो एक एग्जीबिशन था इटली में, उसका नाम है ज़ुमार्क। तो वो हर 2 साल में एक बार एग्जीबिशन होता है, इटली में होता है। तो उनका मेल आया कि इस बार मई 2023 में एग्जीबिशन है, आपकी ब्रांड हमें अच्छी लगी, आप एग्जिबिट करिए आपके प्रोडक्ट्स। मैंने देखा यार खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि अभी तो हम नए हैं, और अगर एग्जीबिशन किया तो 10-15 लाख तो गए एग्जीबिशन में, क्योंकि आपको इटली भी जाना है, अपनी टीम को लेकर जाना है, स्टॉल लगाना है। बट हमने लीप ऑफ फेथ लिया। मैंने बोला सबसे सस्ता स्टॉल 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है, उससे ही शुरू करते हैं। तो हमने एक एकदम कॉर्नर में 1.5 लाख रुपए का स्टॉल लिया, 3 दिन का एग्जीबिशन। वहां पे बाजू वाले स्टॉल, मतलब ऐसा लग रहा है हवेली बनाई हुई है, हर स्टॉल पे 100-200 लोग हैं।
मेरे पास 3 दिन में स्टॉल में 12 लोग आए, बट 12 लोग जो आए वो मेरे से बात करके गए कि मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मैं ऐसा तो क्या कर रहा हूँ। वो 12 में से अगले 1 साल में हमने 6 लोगों के साथ रखा, तो 50% कन्वर्जन किया हमने। शायद एग्जीबिशन में किसी के पास 100 लोग आएंगे, उसने भी 6 लोगों को कन्वर्ट किया होगा, पर हमने 12 में से 6 को कन्वर्ट किया। तो तब हमने समझा कि यार हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है और एक्सपोर्ट का स्कोप है। ओके, फिर बाद में खाली यही मुश्किल हुआ मुझे कि इसको मैं भेजू कैसे, तो वहां पे बहुत जुगाड़ लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम CHA कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, CHA आइडेंटिफाई करो, तब आपके जैसा कोई कोर्स था नहीं, गूगल पे भी सर्च करो जो भी करो तो समझ में आता नहीं क्या करना है। अब तो जैसे आप ये चला रहे हैं कोर्स, इतना ध्यान दे रहे, मेरे टाइम पे शायद वो 1-1.5 साल पहले होता तो इतना मुश्किल नहीं, टाइम आपका बच जाता डेफिनेटली। तो एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर जब हम बात करते हैं ना लोगों से, तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत जगह आती है। तो आपको लगा कि ये जो रियल चैलेंजेस है, ये रियल सारी प्रॉब्लम, इससे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और काफी आपका टाइम वगैरह कैसे उसके अंदर हुआ? यार पहले तो देखो, हमको चलो बायर मिल गया, बायर बोल रहा है मुझे ये चाहिए, अब मुझे मेरे पास प्रोडक्ट है, बट बायर बोलता है हमको ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है, इस कितने टाइम में आपका फ्रेट चार्ज क्या होगा, कितने टाइम में पहुंच जाएगा, हर एक लेवल पे प्रॉब्लम है। पेमेंट का भी आप एडवांस LC कैसे, कुछ पता नहीं। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अब आप मैं एक CHA को किसी फ्रेंड से नंबर लिया, भाई CHA दे, तुमको एक्सपोर्ट करता है, एक मेरा दोस्त है वो, उसका मार्बल ग्रेनाइट उसका एक्सपोर्ट करना है, उससे बात करते हैं। उसके CHA ने बोला सर पेट फूड है, ये हमने कभी किया नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरे से बात किया, वो कुछ और डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, तो पहले तो मैं डॉक्यूमेंट में उलझ गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद पेमेंट, फिर क्या टाइमलाइन, क्या फ्रेट देना चाहिए, कोई बोल रहा है इसका लगेगा 25,000 फॉर आपका क्लियरेंस, कोई बोल रहा है 50,000, कोई तो बांटने का क्या। तो कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है ना। अभी जैसे मेरे को Amazon पे बेचना है या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आज के दिन में फाइनेंस में जैसे आपने मुझे बताया, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है कि आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, आपके पास हजारों सोर्स है। यहाँ पे कोई रिलायबल ट्रस्टवर्दी नॉलेज सोर्स नहीं है कि मेरे को हर लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे हम लोग को UK भेजना था, तो एक कैपेक्सेल का सर्टिफिकेट लगता है, अब उसमें भी मेरे को पता नहीं कि कैसे करना है, तो एक नॉलेज का बहुत बड़ा गैप है। कहाँ से ले सकते हैं ये नॉलेज? अब तो मैं आपको जानता हूँ तो मुझे तो पता है कहाँ से लेना है, लेकिन हाँ एक डेफिनेटली ये बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को पता नहीं है कहाँ से कैसे क्या करना है। एक आप जो बना रहे हैं, बेस्ट विशेस टू यू कि आप इसको, आप हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन जो धंधा करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा काम है धंधा करना, हम इसमें नहीं उलझना चाहते, आप हमको इनेबल कर रहे हो। आप अगर ऐसे इनेबलर्स और आते हैं आपके जैसे, आप कोर्स भी चलाते हैं 45 डेज का, जिसमें एंड टू एंड लोगों को पता चलता है, मैं रेडी हूँ इस कोर्स में आने को, मुझे सिखा दो। वेलकम आपका। तो ऐसे जो बेसिकली हमारा एक्चुअली यही मोटिव है कि हम जो भी ये कोर्स चलाते हैं, जैसे आपको जो चैलेंजेस आए, कुछ CHA में कुछ प्रॉब्लम आई, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आई, पेमेंट आपको नहीं समझ आ रहा था, पैसा फंस जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। आपने बताया कि आपने एक एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो आई थिंक एग्जीबिशन जाने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कैसे जाना है, कैसे सैंपल लेके जाना है, वो क्लियरेंस करवाना, वो सारी चीजें करवाना। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव है कि हम जो अपने कोर्स के अंदर डिटेल में करवाते हैं, वो यही सारी चीजें करवाते हैं स्पेसिफिक, कि कैसे जो है आपको ये सारी प्रोसेस इजीली करनी है। इवन इतना ही नहीं, हम इन हाउस ये एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम आई, जब आपने CHA को ढूंढा, अब वहां पे पैसा बचाओगे या काम करोगे, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली यही करते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर ही, सेशन में ऑफलाइन अहमदाबाद के अंदर ही, वो 1-to-1 CHA से मिलवाना, बात करवाना, पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, बायर ढूंढवाना, बायर से बात करवाना, ये सारी चीजें करवाते हैं। आई थिंक आप हमसे अगर 1.5 साल पहले जुड़ गए होते ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती मनाल जी। नहीं, अभी तो 1000 करोड़ की बैंड बना दी, अब है ना, आप बिल्कुल करेंगे, अब तो हम मिलके काम करेंगे। सो मनाल जी, जैसे आपने मेरे को बेसिकली बताया कि आप हो एक गुजराती बिजनेसमैन, आप बिलोंग करते हो अहमदाबाद से, अब सेटल हुए बैंगलोर, तो जरा बैंगलोर की हवा में और गुजरात की हवा में क्या डिफरेंस है? देखो, हवा तो दोनों की बहुत अच्छी है। मेरी जर्नी अहमदाबाद से शुरू हुई, बचपन से मैं पला बड़ा यहाँ पे। तो 2004 से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को धंधा करना। तो 2004 में जब मैं 8-9 साल का था, तो इंडिया में eBay ये सब ई-कॉमर्स वेबसाइट आने लगे। तो मैं क्या करता था, उधर से मेमोरी कार्ड खरीदता था, बहुत सस्ते में मिलते थे, उनका ऑफर चलता था, और मोबाइल शॉप वालों को आसपास बेचता था। तो मैं 8-9 साल का लड़का था और ऐसे 100-200 मेमोरी कार्ड खरीदता था। अब मेरे को उसमें सपोर्ट चाहिए, तो मेरे पापा तो सपोर्ट नहीं कर पाते, टीचर है, तो
मैं पापा ने लेकिन मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कभी ना नहीं बोला, बोला कि तू ऐसा कर, क्रेडिट कार्ड से खरीद ले, मेरा स्टेटमेंट है उससे पहले मुझे पैसे लौटा दे। तो मैं उनके क्रेडिट कार्ड से मेमोरी कार्ड खरीदता था, दुकानदारों को बेचता था, कैश लेके आता था, पापा को स्टेटमेंट पढ़ता था, प्रॉफिट मेरा लगता था। तो जब मैं 8-9 साल का था, एक महीने मुझे याद है मैंने 1,37,000 प्रॉफिट मारा था। तो तब मुझे लगा कि यार अहमदाबाद की हवा में कुछ तो है कि आदमी क्या है, धंधा करना सीख जाता है। अरे मैं दुकानदारों से मिलता था, वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करते थे, उनके वो 40-45 ईयर्स के लोग हैं और मैं 8-10 साल का बच्चा, मेरे को देख के लगता था कि यार लोग, उनकी सोच ही अलग है। तो अहमदाबाद में मैंने ये चीज देखी, हर कोई धंधा करना चाहता है। आप अगर किसी आप देखोगे, मैं अहमदाबाद जब भी आता हूँ, बैंगलोर से देखता हूँ, हर 5 मीटर हर 10 मीटर पे रेस्टोरेंट है, कैफे या ठेला है। तो ये ठेला वाला भी सोचता है कि भाई मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना ठेला चलाऊंगा, 500-1000 रुपए कमाऊंगा, खुश है, पर मैं अपने राजा हूँ अपने बिजनेस का। बिल्कुल। तो बिजनेस की जो हवा है वो मेरे को अहमदाबाद से आई, ठीक है। लेकिन जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो वहां पे इकोसिस्टम अलग है, ठीक है। एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है। एंटरप्रेन्योर अगर आप वर्ड देखो तो एक फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर और इंग्लिश वर्ड है एंटरप्राइज, इससे जुड़ा हुआ है। तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फर्क इतना है कि हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है, लेकिन हर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर वो जरूरी नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ी एक लंबी जर्नी होती है। इसमें आप ये नहीं सोच सकते हो कि आज मैंने ₹1,00,000 डाले और मेरे को 1,20,000 मिले या नहीं मिले भाई इस महीने के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 2 साल से टेलमेंट में हूँ, मैंने 2 साल में ₹1,00,000 सैलरी उठाई है, सिर्फ मतलब महीने का 4-4,500 रुपए। इससे पहले मैं जॉब करता था, मेरी तनख्वाह थी 50 लाख, ठीक है, वो मैंने छोड़ी। तो बैंगलोर में मैं इसलिए पहुंचा था, मैं एक स्टार्टअप में फाउंडिंग टीम मेंबर था। तो वहां से मैंने देखा कि स्टार्टअप कल्चर क्या होता है। यहाँ पे लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को आज क्या मिलेगा, वो सोचते कि 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ पहुंचे। आप जोमेटो देखो, फ्लिपकार्ट देखो, ये सब बड़ी कंपनी जो आज IPO लेके आई है वो आज तक भी प्रॉफिट नहीं कर रही, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता लिस्ट कैसे हो गई प्रॉफिट नहीं, विजन। तो जो हवा है ना वहां का इकोसिस्टम ऐसा है कि वो आपको बड़ा सोचना पड़ता है कि यार तुम ये सब छोटा मोटा मत सोचो। वहां पे VCs है, इन्वेस्टर्स है, इकोसिस्टम है। हर दिन जैसे मैं आपको बता रहा था, आज मैं यहाँ पे हूँ अहमदाबाद में, मैं एक इवेंट बैंगलोर में मिस कर रहा हूँ, रात को 2 बजे आज रात को 2 बजे इवेंट है जहाँ पे फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। पिज्जा के ऊपर फाउंडर्स इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच कर रहे हैं, अगर उसको अच्छा लगा इन्वेस्टर को तो वो चेक रेडी है। तो ये जो इकोसिस्टम है ना वो आपको बैंगलोर में मिलेगा, गुड़गांव, मुंबई यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये बड़ी सिटीज है ना, वहाँ पे इकोसिस्टम बेटर है। अहमदाबाद का भी अपकमिंग है, बट आई थिंक इट इज अबाउट पीपल, जो लोग को ना थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो गुड, लेकिन अगर आपका विजन है कि आपको एप्पल बनाना है, आपको जोमेटो बनाना है, आपको स्विगी बनाना है, तो वो थोड़ा एक अलग बॉल गेम है। सो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि टेक बिजनेस या उस लेवल की अगर आपको फाइनेंस या फंडिंग उठानी, ये सारी चीजें करनी है तो बैंगलोर इज बेस्ट। लेकिन धंधा स्टार्ट करना है, बिजनेस सीखना है तो अहमदाबाद इज बेस्ट। देखो बेस्ट दोनों है, दोनों जरूरी है। आज की डेट में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, पर मैं धंधे के बेसिक नहीं भूल सकता, राइट। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस तो आना ही चाहिए। मतलब आपका विजन कितना बड़ा, डेली लाइफ में आपको एक बिजनेस मेंटालिटी से ही काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा कोर जो है वो अहमदाबाद में डेवलप किया, जो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 2-3 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग बनाई, फिर किया, तो जो मैन्युफैक्चर मुझे किया है वो अहमदाबाद में। बट हाँ, अब अपॉर्चुनिटीज जो है आज के टाइम पे वो बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव जैसी जगह ज्यादा है। इवेंचुअली अहमदाबाद भी कवर अप करेगा, बट इफ आई लुक एट प्रेजेंट, अगर आज के डेट में देखूं तो वो इकोसिस्टम थोड़ा ज्यादा डेवलप है। ओके, ग्रेट। सो अगर मैं बात करें आपके एक्सपोर्ट बिजनेस की, ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ज्यादा चल रहा है, गुजरात में या बेंगलोर में? तो ऐसे तो एक्सपोर्ट का वैसा है ना, मैंने जो जितना देखा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे जो कंपनीज है वो अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर सब जगह बैठे, बट थ्रू अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और समथिंग दुनिया भर में बेचते हैं। तो एक्सपोजर डेफिनेटली बैंगलोर में ज्यादा है। लोगों को मुझे लगता है ऐसा ही कि वो विजन थोड़ा बड़ा है, लोग बड़ा सोचते हैं, तो बैंगलोर से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है डेयरी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली, ठीक है। इवन क्लोथिंग वगैरह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो इवन ग्रेनाइट मार्बल है, तो आपका ग्रेनाइट मार्बल उदयपुर, ये सब मकराना, किशनगढ़ यहाँ पे ज्यादा बनता है, बट एक्सपोर्ट बैंगलोर से ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि जो रियल बिजनेसमैन जो बैठे हैं वो इन छोटी जगह पे ही बैठे हैं, अहमदाबाद, राजस्थान, ये सब,
बट समाव जो एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं वो इन्हीं से लेके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बैंगलोर, मुंबई, नवी मुंबई जैसे आपका पोर्ट है, चेन्नई बहुत बड़ा पोर्ट है, तो वहां से तो मुझे लगता है कि अभी जो मेट्रो सिटीज है वहां पे लोगों को कनेक्शंस है, विजन है बड़ा, तो कर पा रहे। बट अगर राइट अपॉर्चुनिटीज टियर टू सूरत, अहमदाबाद, टियर टू अहमदाबाद तो चलो फिर भी बड़ा सिटी है, बट जैसे उदयपुर, मकराना, किशनगढ़ जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं छोटे छोटे बिजनेस में जो अच्छा रियल में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सपोजर मिले तो मुझे लगता है वो काफी इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। और बैंगलोर के स्टार्टअप कल्चर के बारे में क्या है, कैसे वहाँ पे इतने बड़े स्टार्टअप बन जाता है? आपने बोला कि यार वहाँ पे होता है, लेकिन हाउ, कैसे, ऐसा तो क्या होता है वहाँ पे? मुझे लगता है सब इकोसिस्टम का खेल है। जैसे मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अपन दोनों कनेक्ट हुए, अब वहाँ पे अपन दोनों की कनेक्शन की पॉसिबिलिटी कम है, राइट? हम बाय चांस मिले। बैंगलोर में आप किसी कैफे में घुस जाओ, उस कैफे में आपको 4 इन्वेस्टर मिल जाएंगे, 5 फाउंडर मिल जाएंगे कॉफी पीने, कॉफी पे ऐसे चर्चा शुरू होगी। तो जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है वो इकोसिस्टम बहुत वो ओवरनाइट नहीं होता है, वो कुछ साल लगते हैं ऐसा इकोसिस्टम बनने में। पहले स्टार्टअप्स आए, इन्वेस्टर्स आए, फिर कल्चर बनता गया और स्टार्टअप्स आए। मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया पहले, फाउंडिंग टीम मेंबर, राइट? तो मैं वहां से सीखा, फिर मेरे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज थे 2-4 हजार जो वहां से सीखा और वो खुद फाउंडर बन गए। तो वो इकोसिस्टम ना ओवर द टाइम डेवलप होता रहता है। मुझे लगता है ये थोड़ा 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, 5-6-10 साल लगते हैं इकोसिस्टम बनने में। तो आई थिंक शुरुआत हुआ इन्फोसिस से, बैंगलोर में इन्फोसिस में जब सुधा मूर्ति जी और ये सब आए, माहौल बना, टेक वाले लोग गए, फिर और टेक वाले स्टार्टअप्स बनते गए क्योंकि टेक का रिसोर्स वहाँ पे इजी था, और ऐसे ऐसे करते करते पूरा वो इकोसिस्टम बनता गया। फिर गवर्नमेंट ऑब्वियसली आज की डेट में इतनी सारी स्कीम्स है, जैसे अभी कर्नाटका का एक चल रहा है एलिवेट एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, हर साल वो लोग 50 लाख रुपए फंडिंग देते हैं 15-20 स्टार्टअप्स को, ठीक है, कि आप अपना आइडिया पिच करो, गवर्नमेंट आपको फंडिंग, वो इकोसिस्टम बन गया है। सो अब बात करते हैं बेसिकली आपके पेट प्रोडक्ट को लेके कि पेट इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट्स में? देखो पेट बिजनेस जो है, जैसा मैंने बताया, बेबी इंडस्ट्री जैसा है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है वहाँ मार्जिन अच्छा, ठीक है। तो पेट इंडस्ट्री में जो ब्रांड्स होता है उनका ग्रॉस मार्जिन जो होता है वो 70-80% तक जाता है। ओके, मैंने 85-90% वाली ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी सुनी है। आज की डेट में आप एक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको कितना मिलेगा कंपनी में? लेट्स से आप यूनिलीवर या किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, 5-7-10% मिलेगा। पेट इंडस्ट्री में एक डिस्ट्रीब्यूटर 15-20% मारता है। ओके, रिटेल स्टोर जो होते हैं आपके, जो किराने की दुकान, ये इवन जो आपके मॉडर्न ट्रेड स्टोर है, आपका ट्रेडिशनल एफएमसीजी स्टोर में उनको कितना मिलता है? 15, मैक्सिमम 20%। मैंने एफएमसीजी में भी काम किया है। पेट इंडस्ट्री में नई ब्रांड्स है, हम रिटेलर्स को 40-50% तक देते हैं। ओके, तो इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस, क्योंकि ऐसा है ना कि ये बिजनेस भी आप समझिए, रिटेल स्टोर में अगर आज की डेट में एक ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर है, वहां पे दिन में अगर 200 लोग आते हैं, तो एक पेट स्टोर में 30-40 लोग ही हैं, तो इसलिए आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, सेम इन एक्सपोर्ट, आपका हाई मार्जिन बिजनेस है। एक अगर आप 500-600 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप आराम से 40-50% लेकर जाओ। ओके, और मान लो कि आप ब्रांड बना रहे हो, लेकिन अगर आपकी ब्रांड एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर मैं करना चाहूँ या कोई और करना चाहे, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो एक्सपोर्टर होंगे, तो क्या वो लोग जो है आपसे वो ब्रांड खरीद के एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। जैसे आज की डेट में हमारा ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट है, हमारा यूके में प्रोडक्ट है, तो हम वहां पे ऐसे हमको लोग मिले हैं जो हमारी ब्रांड लेते हैं और उनकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी जैसे कल मेरा एक कॉल था, बहरीन, जीसीसी जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे इंटरेस्ट आया कि हमको आपका प्रोडक्ट चाहिए। मिडल ईस्ट से काफी इंक्वायरीज आती है, दुबई वगैरह, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज से आती है कि आपको, आप रशिया से भी हमको परसों इंक्वायरी आई है कि आप हमारा प्रोडक्ट हमको दीजिए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और मार्जिन भी है, जैसा जैसे आपकी कंट्री वैसा मार्जिन। कितना % मार्जिन ऑन एन एवरेज एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को रहता है? वो डिपेंड करता है, जैसी आपकी कंट्री वैसा मार्जिन। अगर आप यूएस में बेच रहे हो तो आपका मार्जिन 50-60-70% तक भी जा सकता है। ओके, ठीक है। अगर आप नॉर्मल, अगर आप ऑन एन एवरेज बोलूं मैं, तो आप 30-40% आराम से इस बिजनेस में बना सकते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा कड़वा है। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप ब्रांड ओनर हो, आपसे किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर ने प्रोडक्ट लिया और एज अ ब्रांड को फिर वो डायरेक्ट अप्रोच करता है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर का क्लाइंट है, और ब्रांड उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है।
इस सिचुएशंस में क्या होगा मर्चेंट एक्सपोर्टर का? यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो अल्टीमेटली बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में इमोशंस रिलेशनशिप अपने साइड है और प्रैक्टिकल अपने साइड है। आज की डेट में अगर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो आप मेरी अपनी कंट्री में मेरे को लेकर गया, उससे मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है कि मेरे को कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे मैं 5% 2-5% उसको कम या मैं कम कमाऊंगा उसको दूंगा, लेकिन अगर वो मेरा पूरा हैंडल कर रहा है एंड टू एंड, जहाँ पे मेरे को ट्रस्ट है कि मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है यार, ये कंट्री मुझे ग्रोथ दे रही है मंथ ऑन मंथ, मैं क्यों किसी एक पर्टिकुलर स्टोर या एक पर्टिकुलर आदमी से रिलेशनशिप करूं जब मेरा एक मर्चेंट एक्सपोर्टर मल्टीपल लोगों को कवर कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर मुझे कवरेज देते हो, मुझे पीस ऑफ माइंड देते हो, मुझे ग्रोथ देते हो, तो आई थिंक एज अ ब्रांड मैं कभी स्विच नहीं करूंगा, क्योंकि वो 2-5% से इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। आप ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर सोचता है या कोई ट्रेडर सोचता है कि यार आज मैंने इसका प्रोडक्ट लिया जिसपे टेल ब्लेज नाम लिखा है, तो कोई टेल ब्लेज खुद कनेक्ट ना कर दे। बट आपका कहना ऐसा है कि ब्रांड इस बारे में इतना ज्यादा नहीं केयर करती है, उनको फर्क पड़ता है कि उनका टर्नओवर कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है। आप ब्रांड के हाइजीन, आप कैसे ब्रांड को ग्रो कर रहे हो, किस हाइजीन से कर रहे हो, क्या आपका टर्म्स है, क्या आपका रिलेशनशिप है, क्या सब कुछ, क्या आप कवर कर पा रहे हो, कितना ग्रोथ दे पा रहे हो। अब आप देखो मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी आज को वो टेल ब्लेज लेट्स से एक्स जगह से मिल रहा है, कल को उसको वाई से मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा मार्जिन में, तो वो भी स्विच करेगा ना। वो कब स्विच नहीं करेगा? जब उसको लगेगा कि नहीं एक्स से मुझे भले 4-5% महंगा मिल रहा है लेकिन पूरा सपोर्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो एड्रेस करेंगे, कुछ अगर डैमेज हो गया तो वो मेरे को पूरा करेंगे। दोनों वैसे ही सोचते हैं, सब यही चाहते हैं कि बिजनेस में भले 2-5% की गेम नहीं होती, बिजनेस में क्या ओवरऑल आपका पीस ऑफ माइंड कितना है, क्या रिलेशन है, कल को कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे को सपोर्ट कैसा मिलेगा, वो भी वैसे ही सोचते हैं, ब्रांड भी वैसा ही सोचते हैं, तो वो फर्क नहीं है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना लगा ये बिजनेस शुरू करने के लिए? तो यार हमने शुरू किया था कि थोड़ा 1-8 करोड़ अपना कैपिटल डाला मैंने। तो मैं स्टार्टअप्स में काम करता था, मेरी सैलरी अच्छी थी, ये सब तो मेरी सेविंग्स थी। उसके बाद इन्वेस्टर्स आए कंपनी में, जो हमने प्रॉमिस दिखा, जैसे मैं बैंगलोर में हूँ तो एक और रीजन है कि इन्वेस्टर्स हमें मिले, तो हमने इन्वेस्टर से उठाए 1.5 करोड़ रुपए। तो 2.5 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग बनाई खुद की, तो वैसे शुरू होता गया और एज एंड व्हेन रोटेशन के कारण अब तो पैसा आता रहता है। तो रिस्क नहीं लगा? 2-2.5 करोड़ इनिशियल इन्वेस्ट कर दिया और उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू कुछ शुरू था या श्योरिटी थी आपको कुछ? मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर 2 साल से कर रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने पूरे साल 10 लाख का रेवेन्यू, तो वो तो मैं तो वो हर्षद मेहता वाला जो है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो मैं फुली बिलीव करता हूँ। तो मेरा विजन बहुत लॉन्ग टर्म है, मैं ये नहीं सोचता कि आज मैं क्या घर पे लेकर जा रहा हूँ या 1 साल में क्या घर पे लेकर जा रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ इम्पैक्ट, कि आज के साल हम कितने डॉग्स को बचा पाए, अगले साल हम कितने डॉग्स को बचा पाएंगे, 10 साल बाद क्या हम दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन पाएंगे, वो हमारा मिशन है। जब आपका विजन और आपका मिशन बहुत बड़ा होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ना समाउ हैंडल हो जाती है। ऐसा नहीं बोलता कि मेरा राइड बहुत इजी रहा है, ऐसे ऐसे भी दिन आए हैं। मेरे को याद है लास्ट इसी साल आई थिंक मई में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कंपनी में कैश फ्लो की कमी हो गई, 29 तारीख है, कल सैलरी देनी है, अब कैसे दे लोगों को समझ में नहीं आया। बट समाउ मुझे लगता है अगर आपका विजन, आपका हार्ट एकदम इमोशंस क्लियर है ना, तो हमको 30th को एक पीओ आया, ठीक है, वो 30-40 लाख का ऑर्डर था, उसका पेमेंट आया, कंपनी की सैलरी भी एम्प्लॉयज की भी हो गई और हमारी जर्नी चलती है। तो ऐसे बहुत सारे डाउन्स आए, बट मुझे लगता है कि अगर वो आते रहेंगे यार, बिजनेस कर रहे हो, अगर आप डाउन्स के लिए रेडी नहीं हो तो आप मत करो, आप आओ मत, मतलब इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जितना भी सपोर्ट किया, उनको 1-2 साल समझ में नहीं आया कि हमारा बेटा 50 लाख की सैलरी थी, उसको 70 लाख का एक ऑफर मिल रहा था जॉब का चाइना से, वो छोड़ के ये बिजनेस क्यों कर रहा है, एकदम पागल आदमी। ये आपको एक मोटिवेशन या जोश कहाँ से आया कि आप जो है 1.5-2 करोड़ रुपए लगा रहे हो? मतलब ये चीज जो है, ये चीज आपके मन में कैसे डेवलप हुई इतना रिस्क लेने की? होने के लिए कुछ था नहीं, जो 1.5-2 करोड़ थे वो मैंने बनाए 4-5 साल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद पे बिलीफ है, आज चले भी गए तो कल फिर से आ जाएंगे यार, कुछ नहीं होगा, फेल होगा तो मेरे को जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, खुद पे भरोसा है, और नहीं कैसे नहीं होगा यार, कुछ ना कुछ करेंगे। वो दूसरा यार, जैसे मैंने बताया आइंस्टाइन का टैटू है मेरे हाथ में, वो मेरे ब्लड में फ्लो करता है, तो जब भी कुछ डाउन होता है आइंस्टाइन मोटिवेट करता है आपको 100%। वो फाउंडर है, मैं तो उसके लिए काम करता हूँ, वो फाउंडर है, उसको देखता हूँ अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं कि यार ये इसको मैंने मरते मरते बचाया है। ऐसे बहुत सारे वो है,
तो वो मोटिवेशन बस अंदर दौड़ता है। बाकी यार सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कुछ तो कर ही लेंगे। आज कुछ नहीं था ना, 5 साल पहले भी कुछ नहीं था, जीरो से शुरू किया था। जो भी बनाया 4-5 साल में बनाया, फिर बिजनेस शुरू किया। आज फिर से जीरो हो जाएंगे, फिर से चालू करेंगे, इसमें क्या है। पेडिग्री को 100 साल लगे, टेल बेस को कितने साल लगे? पेडिग्री को 100 साल लगे एक अलग इकोसिस्टम में, जहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। प्रोडक्ट भी बहुत नॉर्मल है। आज की डेट में पेडिग्री जैसे हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप पेडिग्री चूज कर सकते हो, आप टूल चूज कर सकते हो, आप प्योर कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन टेल बेस अकेला है, हमारा जैसा प्रोडक्ट है। तो आई डोंट नो कितने साल लगेंगे। आई होप कि जो हमारा विजन है 8-10 साल का, वो हम पहले अचीव करें, और अगर सब चीजें ठीक रही तो हम करेंगे। हमारा इंटेंशन क्लियर है, जो आज जैसा है। हम लोग ऐसा ना हो कि 2-5 साल में मैं ऐसा सोचने लग जाऊं कि यार बहुत पैसा कमा लिया। मैं बस यही प्रे करता हूँ कि मेरी जो आज एनर्जी है, मेरी टीम की जो आज एनर्जी और जिस मिशन पे है, उस पाथ पे हम चलते रहे। उस पाथ पे हम चलते रहेंगे तो 2-5-10 साल वो होगा, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, वो होगा ही होगा। बस अब मैं यही प्रे करता हूँ कि हमारा विजन मिशन क्लियर रहे, भगवान हमको हमेशा गाइड करते रहे। आइंस्टाइन, क्यूरी और विजन मिशन है ना, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ठीक है ना, वेबसाइट पे लिखा होता है, ये लिखा होता है, ठीक है ना। ये क्लियरिटी कैसे लाए? आपसे बात करके मेरे को इतनी देर बात करके ये चीज लगी कि आप अपने विजन को लेके एकदम क्लियर हो गए। और हमारी पर्सनली बात हो रही, तब भी आप बोल रहे थे कि मुझे जो है ना पेट पेरेंट्स के लिए, पेट्स के लिए बहुत कुछ करना है। मतलब आप क्लियर हो कि आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक, आपने बोला कि आप जब तक काम कर सकते हो, आपकी जब तक लाइफ है, आप एक पूरा चेंज करना चाहते हो, पेट एनवायरनमेंट को पूरा क्रिएट करना चाहते हो, और ये सारी चीजें आप देना चाहते हो। इतना आपका क्लियर फोकस है। ये क्लियरिटी कहाँ से आया? मैं तो हमेशा ना नेचर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, ठीक है। तो वो घोड़े के उधर वो लगा देते हैं ना दो, कि वो सामने ही देखे, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने बताया, जब 2 साल पहले मैं शुरू कर रहा था, मेरे पास और भी ऑफर थे, जॉब ऑफर। एक इधर 70 लाख का ऑफर है, यहाँ पे कुछ और कंपनी का ऑफर है, यहाँ पे कुछ और आइडिया है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चल रही है, उसका भी आइडिया है, ठीक है। तो जब शुरू किया ना, तो वो लगा दिया मैंने यहाँ पे कि मुझे बस यही दिखता है कि मैं इससे सबसे ज्यादा रेजोनेट करता हूँ कि मैंने पर्सनल प्रॉब्लम फेस की, ऐसे करोड़ों लोग फेस करते हैं, ठीक है। वो क्लैरिटी मुझे दिखी, अब मुझे कुछ नहीं दिखा। तो वो कभी ना और ऐसा नहीं होता कि आपने जो शुरुआत में विजन बना ली वो वही रहती है, मोटा मोटी वही रहती है, बट जर्नी में जब चलते हो ना तो वो थोड़ी फाइन ट्यून होती जाती है। तो जब हमने पहले शुरू किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा कि मैं दुनिया भर में रिवॉल्यूशन ला दूंगा। पहले यही सोचा था कि भाई अभी मेरा विजन ये है कि पर हाँ, रास्ता वही है, ठीक है। जैसे आप अगर अभी कोई मनाली शिमला जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो, तो आपको शुरुआत में रास्ता लिया तो आपको पता है आपको पहाड़ पे जाना है, पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि पहाड़ क्या है, कैसा होगा। तो हमने वो रास्ते पे चल लिया, तब एक विजन हुआ। फिर चलते चलते पता लगा अरे हम ये सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं और ये और बड़ा हो सकता है। तो आई थिंक वो ना पहला कदम लेने से ही पता चलता है। तो विजन मिशन, हालांकि वेबसाइट पे सब जगह लोग पहले दिन से ही छाप देते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो पहले दिन से इतनी क्लैरिटी होती है किसी को। वो आपको पहला कदम लेना पड़ता है, जैसे जैसे आप चलते हो आपको क्लैरिटी होती है। आज की डेट में मैं जो 2 महीने पहले सोचता था वो भी आज नहीं सोचता। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ, हर दिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं 4 दिन पहले थाईलैंड था, एक एग्जीबिशन था। थाईलैंड इतना छोटा कंट्री है, दुनिया का 2nd सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पेट फूड का, चाइना के बाद, ठीक है। अब वो इतनी छोटी सी कंट्री है, उन्होंने भी एक विजन रखा होगा कि यार हम एक क्वालिटी लेके ये करेंगे और फिर हम बनेंगे। तो कहीं से शुरू करना पड़ता है, फिर वो आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको क्लैरिटी मिलती है, और फिर आपको मनाली और शिमला का वो दिखने लग जाता है, ये मेरा विजन आ गया है भाई। तो यहाँ पे आपने सोचा कि चाइना और थाईलैंड ये भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर है पेट फूड के, तो ये कंट्रीज को आप कैसे कॉम्पीट करने वाले हो? तो मेरा तो सिंपल है, सबसे पहले तो आपको किसी से कॉम्पीट करना है तो आपको उसको जानना पड़ेगा कि भाई उसमें ऐसा क्या है कि मैं उससे कॉम्पीट कर पाऊँ। जब तक मैं अपने कंपटीशन को जानता नहीं हूँ, कल अगर फेडरर और नडाल का मैच हुआ तो फेडरर ये देगा कि नडाल का स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं इसलिए थाईलैंड था अभी 3 दिन पहले, इसलिए मेरे को नोज भी ब्लॉक हो गया, इतना ट्रैवल हो गया कि थाईलैंड गया, 3-4 दिन देखा कि वहाँ पे ऐसा तो क्या है कि लोग वहां से ले रहे हैं और इंडिया से नहीं ले रहे। तो मुझे समझ में आ गया क्वालिटी, ठीक है। इंडिया का जो पास्ट प्रॉब्लम्स रहा एक्सपोर्ट में वो ये रहा है कि क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है। आज एक लॉट भेजा अच्छा है, कल आया तो कुछ और आ गया। थाईलैंड में एक चीज मैंने देखी, डिसिप्लिन। सुबह 8 बजे लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, 4-4:30 चेकआउट,
वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन वही क्वालिटी, वही नॉर्म्स। लंच ब्रेक हाफ एन आवर का है तो हाफ एन आवर का है, उसके बाद आप चल चाय पे चल, सुट्टा पे चल, वो नहीं है। ये नहीं होगा। बहुत डिसिप्लिन है, हर चीज में बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसलिए यूरोपियंस, यूएस के लोग जो होते हैं वो यही देखते हैं कि आप में कितना प्रोफेशनलिज्म है। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई लेवल का है थाईलैंड में, इसलिए वो इतनी छोटी कंट्री होके भी इंडिया से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने आइडेंटिफाई किया, अगर हम वो क्वालिटी और वो प्रोफेशनलिज्म मैच करें तो हम थाईलैंड से कम 20 से 25% कम प्राइस में चीज दे सकते हैं। वहां पे इंडिया की एडवांटेज है, और वो मुझे लगता है हमारी सक्सेस को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि एक कल्चर मेरे को बनाना है और वो हम वही करते हैं। हमारी कंपनी में यही कल्चर है, आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देना है क्लाइंट को। जिस दिन से आप उससे नेगोशिएट कर रहे हो, जिस दिन से उसके आपका इंक्वायरी आया है, उस टाइम से उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं बहुत प्रोफेशनल लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब उसका ऑर्डर आया, टाइमलाइन होनी चाहिए कि सर डे 2 पे आपको ये मिलेगा, डे 7 पे ये, और डे 14 पे आपका माल डिस्पैच होगा। अगर आपने अपने कमिटमेंट और उसको फॉलो किया तो मुझे लगता है कि इंडिया में जितना पोटेंशियल है ना, हम 2030-31 तक दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ग्रेट 100% बनने वाला, बिकॉज गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर। दुनिया भी एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया को देख रही है। चाइना का रेप्लिकेट भी आई थिंक इंडिया को देखा जा रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, जैसे आपने बताया एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके। सो ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में क्या व्यू है? जैसा मैंने कहा कि अगर इंडिया में हम लोग प्रोफेशनलिज्म और क्वालिटी पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में रिसोर्सेज बहुत सस्ते हैं। कल भी मैं थाईलैंड में, जैसे 3 दिन पहले मैं थाईलैंड में बात कर रहा था कि यहाँ पे हमको लेबर 300-400 रुपए दिन में अच्छा मिल जाता है, वहाँ पे वो अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमको कोई एक्स चीज, एक्स रिसोर्स 10 रुपए में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के पास प्राइस एडवांटेज सॉलिड है, प्राइस एडवांटेज है। बस आज की जनरेशन को एक प्रोफेशनलिज्म एनवायरनमेंट देना है बाहर की कंट्रीज को कि यार अब हम वो इंडिया नहीं है कि जुगाड़ पे चल रहे हैं, हमारे एक स्टैंडर्ड एसओपी है, हम ये फॉलो करेंगे। हमारे पास एक्सपोर्ट का नॉलेज है, जैसे आप भी यूथ है, आप भी 27-28 ईयर्स में आप भी एक स्टैंडर्डाइजेशन दे रहे हैं, राइट, कि कैसे हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करें। तो अगर हमने ये स्ट्रीमलाइन कर दिया तो जो मैं 70-80 हजार करोड़ इंडिया का मार्केट बोल रहा हूँ, हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। आपको 25-30-40 लाख करोड़ का जो मार्केट है वो देखना है इंडिया से, कि हम वो कैसे कैप्चर करें। तो किसी को एक्सपोर्ट सीखना है तो वो क्या करें? एक्सपोर्ट सीखना है तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने आपका एवेन्यू है कि कैसे करें, ठीक है। पहले नॉलेज है आज के दिन, रिसोर्सेज है, जैसे आप चला रहे हो 10 एक्सपोर्ट्स, आपका इतना अच्छा कोर्स है, वो है। दूसरी चीज बस यार क्वालिटी, कमिटमेंट, ये सब पे ध्यान दें। एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसी कंपनी बनाए जो ये ना सोचे कि मैं आज क्या कमा रहा हूँ, कल क्या कमा रहा हूँ। वो ये सोचे कि लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूँ कि मेरा देश का झंडा पूरे 190-100-200 कंट्रीज में लहरा है, कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है, बिल्कुल, और मेड इन इंडिया है प्राउडली। जो आज गवर्नमेंट मेक इन इंडिया बोलती है, पर आप पेट फूड में अगर आप जाके देखोगे तो लोगों को लगता है कि इंडिया है यार, क्वालिटी कैसी रहेगी। लेकिन आपको उस लेवल पे जाना है कि इंडिया देख के लोगों को लगे कि इंडिया है तो क्वालिटी नंबर 1 है, इट्स नॉट मेड इन चाइना, इट्स मेड इन इंडिया। तो हमें उस लेवल पे जाना है और पूरे यूथ को एक साथ आके, सो हमको गवर्नमेंट के साथ मिलके वोकल फॉर लोकल एंड गो ग्लोबल जो है जाना रहेगा। बिल्कुल। सो ये हमारा मनाल जी के साथ आज का पूरा कन्वर्सेशन था। इस कन्वर्सेशन को हम एंड करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत मनाल जी। और अपने देश का झंडा जो है मनाल जी जैसे एंटरप्रेन्योर, एक्सपोर्टर और आप और हम सब मिलकर गाड़ने वाले हैं। आने वाले सालों के अंदर भारत दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। क्यों मनाल जी, राइट? डेफिनेटली, और वो आने वाला डर शुरू हो चुका है। So if you want to start on export import business, then Manal जी क्या वो 10x exports में आ सकता है? डेफिनेटली। मैं अगर 1.5 साल पहले, मैं अभी भी आऊंगा, पर 1.5 साल पहले आ जाता तो और भी अच्छा रहता। So thank you everyone. जय हिंद, जय भारत।